अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल MST एकेडमी। आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 की बुक एक्सरसाइज। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला MCQs है जो कि आपका शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हेन मोल्टन कॉपर, जब पिघला हुआ कॉपर और पिघला हुआ जिंक जो है इसको मिक्स किया जाएगा तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रास। तो आपने इसमें बताना है कि उस ब्रास में कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा, बॉन्ड की कौन सी टाइप होगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास है मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं इस वजह से उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा, मेटेलिक बॉन्ड आएगा। दूसरा MCQs है विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल थ्री टाइप ऑफ, कौन सा एलिमेंट है जो तीनों टाइप्स के बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट भी बनाता है, कोऑर्डिनेट भी बनाता है और आयोनिक भी बनाता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो आपके पास कार्बन का एलिमेंट है। नेक्स्ट है कि ऐसी क्या चीज़ है कि H2O जो है, वाटर जो है वो लिक्विड में पाया जाता है, जबकि H2S जो है ये गैस में पाया जाता है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से है। तो इसका राइट आंसर आपके पास है कि वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है और इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग पाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से वाटर जो है ये लिक्विड है और H2S एक गैस है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट, ये जो नीचे बॉन्ड दिए गए इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर होगा। तो राइट आंसर आपके पास है ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वीकेस्ट बॉन्ड होगा, सबसे ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि स्मॉल साइज्ड है फ्लोरीन इन बाकियों की निस्बत और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास है विच फॉर्म ऑफ द कार्बन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, कार्बन की कौन सी जो फॉर्म है वो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होती है, जैसे ये ग्रीस वगैरह होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है ताकि फ्रिक्शन जो है ना वो ना हो, कम हो। नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए बताएं कि इसमें से किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अभी हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को अगर माइंड में लेके आए तो आपको पता है वाटर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और कितनी बनाता है, एक मॉलिक्यूल तकरीबन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो दो अदर मॉलिक्यूल जो है वाटर के उनसे बनाता है, यानी सिंगल ऑक्सीजन जो है और वो दो आगे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और H2S ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, HF ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि NH3 ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आपके पास वाटर वाली हैं, क्योंकि वाटर एट अ टाइम ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं। तो राइट आंसर वाटर है। नेक्स्ट आपके पास विच मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इनमें से आपने बताना है। इसका राइट आंसर आपके पास रुबीडियम है, साइज बड़ा है उनके दरमियान, जो रुबीडियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा। अगर साइज छोटा होगा तो आपको पता है जो एटम्स हैं वो क्लोज होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इस वजह से उनका फिर ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है विच आयोनिक कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन से आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अभी हम बात हमने की है, तो इसमें राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका क्यों ज्यादा होना है, क्योंकि इसमें जो सोडियम है स्मॉल साइज्ड है और जो क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी ये कंपैरिजन करेगा बाकी सब में क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन इस पहले वाले में जो साथ मेटल अटैच है वो स्मॉल साइज वाला है, इस वजह से इनकी अट्रैक्शन मजबूत होगी और जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपके पास इस क्लोरीन के साथ स्मॉल साइज मेटल लगेगा तो। विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों आयोनिक और
कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड है। तो राइट आंसर आपके पास है NH4Cl। इसमें आपके पास क्या होता है, N जो होता है इसके पास 3 हाइड्रोजन बने होते हैं, साथ इसने अटैच किए होते हैं, ठीक है। एक आपके पास ये हाइड्रोजन है और दूसरा ये बन जाता है NH3, ठीक है। ये भी बॉन्ड क्या है, आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड है, सॉरी ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, एक अपना यहाँ पे जो इसके पास लोन पेयर होता है उसको दे देता है H पॉजिटिव को। तो क्या बन जाता है, यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस का, ये NH4 बन गया। तो इसके साथ जब क्लोरीन मिलेगा माइनस वाला, ठीक है, तो अब ये प्लस और माइनस के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो ये प्लस और माइनस का आयोनिक बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और ये बाकी कोवलेंट बॉन्ड हो गए। तो NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है इसके अंदर तीनों बॉन्ड होते हैं, तीनों टाइप के। विच अमंग दी फॉलोइंग हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें से किसके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये हम लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइट आंसर इसका इथाइलिन है। हमने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया था कि इथाइलिन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, C2H4। ये थे हमारे MCQs। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली, कौन से एलिमेंट है जो अपने अंदर से आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकाल देते हैं। और आगे वो पूछता है कौन से एलिमेंट है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेटल वो एलिमेंट है जो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जबकि नॉन मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजीली पिक कर लेते हैं, ठीक है। मेटल की एग्जांपल में सोडियम और पोटाशियम, और नॉन मेटल में फ्लोरीन और क्लोरीन। नेक्स्ट है व्हाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड, कि जो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका वजन कम होता है तो वो हमेशा गैस या लो बॉइलिंग लिक्विड की ही शक्ल में क्यों पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है उसका। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है कि वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं ना, कोवलेंट कंपाउंड लो मॉलिक्यूलर मास वाले, उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ही कमज़ोर होती हैं, इस वजह से वो लिक्विड में पाए जाते हैं, वो भी लो बॉइलिंग वाले, यानी आसानी से बॉयल होने वाले, या वो गैस की फॉर्म में होते हैं। तो ये रीज़न लिखा हुआ है, लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड जो है उनके दरमियान वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इस वजह से वो गैसेज या लो बॉइलिंग लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, एक ऐसे एलिमेंट की एग्जांपल दें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की सूरत में पाया जाता हो और उसके दरमियान बॉन्ड कौन सा हो, कोवलेंट बॉन्ड हो। तो इसका राइट आंसर आपके पास है डायमंड। कार्बन एक एलिमेंट है, और किस फॉर्म में, जब वो डायमंड की फॉर्म में होता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और इसकी शक्ल जो होती है वो क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम मेलिबल एंड डक्टाइल, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल को मेलिबल एंड डक्टाइल बनाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, कि इन मेटल के दौरान एटम जो होता है आर स्ट्रोंगली हेल्ड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ रोज, वो मजबूती से जुड़ा होता है रोज की फॉर्म में। ये एक रो हो गई, उसके नीचे ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। तो एटम जो होते हैं वो जुड़े होते हैं रो की फॉर्म में, एक दूसरे के ऊपर, वन अबव दी अदर। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, तो इसकी ये जो अपर रो होगी, ठीक है, ये वाली इसकी जो अपर रो होगी, ये क्या करेगी, ये यहाँ से थोड़ी सी सिरक जाएगी आगे की तरफ, और मेटल स्लिप पास दी लोअर रो, सो देयर शेप आर इजीली चेंज एंड ड्रॉन इनटू वायर एंड शीट्स। नेक्स्ट है इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग हुई होती है एटम्स के दरमियान, इस वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
नेक्स्ट ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है HNO3 का। तो आपने दरमियान में N बनाना है नाइट्रोजन, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये, 2 ये और एक ये, ठीक है, 5 ये यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है ऑक्सीजन से और डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 2 होते हैं ना जो बॉन्डिंग के लिए होते हैं, बाकी 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एक इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ बना देता है, ठीक है। और मैं अगर इसको दोबारा ड्रा करूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये नाइट्रोजन है ना, तो इसके पास ये एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर हो गया, एक 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो ये हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये 5 पूरे हो गए। अब ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन जो होता है उसके वैलेंस शेल में जो बॉन्डिंग के लिए होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाकी उसके पास 2 लोन पेयर है, एक यहाँ पे लोन पेयर है, एक यहाँ पे। तो ये क्या करता है, इन 2 की मदद से ये डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब इधर भी ऑक्सीजन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये, बाकी इसके पास 2 लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर। अब ये इधर से एक इधर शेयर करता है और दूसरा हाइड्रोजन से बना लेता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो अब ये तो बॉन्ड इसके पूरे हो गए, लेकिन नाइट्रोजन जो क्या करता है, ये वाला लोन पेयर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके यहां पे एक और बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, जिससे ये क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई HF इज अ लिक्विड व्हाइल HCl इज अ गैस। क्यों HF जो है ये लिक्विड होता है और HCl एक गैस होती है। तो मैंने आपको बताया था कि HF के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो लिक्विड में होता है, जबकि HCl के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, तो इस वजह से वो गैस की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं होते। तो आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आइंस। वो आइंस नहीं बनाते, इस वजह से वो सॉल्युबल नहीं होते। दे आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में ज़्यादातर हल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, इन वगैरह में वो हल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे भी हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन उनमें रीज़न कुछ और होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल जो है वो हीट क्यों कंडक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। इनकी वजह से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म। जो नाइट्रोजन है वो कितने ऑक्साइड बनाता है, और साथ उनके फार्मूला हैं वो लिखने हैं ऑक्साइड्स के। तो ये उनके हैं, एक बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एक बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एक बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एक बनाता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, एक बनाता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और एक बनाता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पे आना था, ठीक है। ये 6 तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ NaBr सोडियम ब्रोमाइड जो है उसको ट्रीट किया जाए AgNO3 के साथ पानी के अंदर, तो क्या होगा। तो आपके पास जब सोडियम ब्रोमाइड है उसको रिएक्ट करवाते हैं AgNO3 के साथ वाटर के अंदर, तो कौन सा रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। कैसे, ये जो Na होता है ये मिल जाता है NaNO3 के साथ, और ये जो Ag होता है वो मिल जाता है Br के साथ, तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्रेट, और ये बन जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट इसके बन जाते हैं,
इस वजह से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड? आयोडीन क्यों सॉलिड की फॉर्म में होता है जबकि क्लोरीन जो होता है वो गैस की फॉर्म में होता है? तो इनके दरमियान क्या है, क्योंकि आयोडीन जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है रिलेटिवली बनिस्बत किसके, क्लोरीन के। ये बात याद रखनी है, रिलेटिवली का वर्ड लाजमी लिखना है। आयोडीन जो है उसका रिलेटिवली लार्ज साइज होता है और इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। साइज बड़ा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इस वजह से क्या होगा, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। जबकि जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि इट हैज़ रिलेटिवली स्मॉल साइज, इसका साइज स्मॉल होता है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। वैसे बहुत लेंथी एक्सरसाइज बनाई हुई है इस दफ़ा केमिस्ट्री के अंदर, इस तरह तो बोल बोल के बंदा थक चुका होता है। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है। ये अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 और 4 देखें, आप उसको कंबाइन सुने और वो आपने इसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है कि मेटल की प्रॉपर्टीज लिखनी है मेटेलिक बॉन्ड को मद्देनजर रखते हुए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, आप इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से उसको क्लिक करके सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो उनका कंपैरिजन करना है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। अगर हम इधर उसको डील करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है, आपने कोवलेंट बॉन्ड जो है, और कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड से कैसे डिफरेंट होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग मेंशन हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका ये नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसमें आपने आयोनिक बॉन्ड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन इसका है। तो सोडियम साल्ट के अंदर जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, Na पॉजिटिव बना देता है। जबकि क्लोरीन जो होता है वो वही एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना देता है, नेगेटिव आयन बना देता है, Cl नेगेटिव। अब दीज अपोजिटली चार्ज आयन जो है अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रोंगली, मजबूती से, एंड फॉर्म क्रिस्टल्स, और क्या बना देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं। हर सोडियम आयन जो है वो सराउंड किया होता है 6 क्लोरीन आयंस के, यानी एक सोडियम एटम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन आयंस होते हैं। दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये जो तरतीब से जुड़े होते हैं, तरतीब जो है ये बना देती है साल्ट को क्रिस्टल की शक्ल देती है, जो इसको मज़ीद मजबूत बना देती है और सख्त बना देती है, ठीक है। नीचे आपने उसका ये स्ट्रक्चर भी बना देना है। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ विल यू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल है उसकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करें कि ग्रेफाइट क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। तो इसका मेन रीज़न है इसका स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर। और वो कहाँ पे होते हैं, ये आपको अभी मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपने लेयर्ड स्ट्रक्चर की हेडिंग लगानी है। इन ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन, हर कार्बन जो है, कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड, उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है किसके साथ, 3 अदर कार्बन एटम के साथ, 3 जो दूसरे कार्बन एटम होते हैं उनके साथ। किस शक्ल में, इन हेक्सागोनल लेयर में के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है फ्री इलेक्ट्रॉन। ईच कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो उसने बना लिए कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, 1 उसका फ्री हो गया, डेट इज नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग। तो वो कहाँ पे होता है, वो उन लेयर्स के दरमियान, यानी अगर एक लेयर ये है और एक लेयर ये है हेक्सागोनल की, तो जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ये दरमियान में घूम रहा होता है। तो अब अगर आप ये जो
ग्रेफाइट है, इसको इस रो में करंट देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इस तरह परपेंडिकुलर करेंगे तो फिर वो करंट को पास नहीं करेगा। तो यही आपने बताना है आगे कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एन चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं और ग्रेफाइट को इस काबिल बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। कहाँ से? अलोंग दी लेयर, इस लेयर के अलोंग, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं फिर करेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? अपने स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि एक कार्बन ने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए होते हैं बॉन्डिंग में, एक फ्री होता है। नेक्स्ट है मेटल जो है ये हार्ड और हैवी क्यों होते हैं। तो हमने इसमें 2 बातें बतानी है कि पहले रीजन बताना है कि हार्ड क्यों होता है, फिर बताना है कि हैवी क्यों होता है। तो भाई पढ़ते हैं हार्ड और हैवी ये क्यों होते हैं। मेटल आर हार्ड एंड हैवी ड्यू टू नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अपनी बॉन्डिंग की वजह से और अपनी तरतीब की वजह से। पहले है हार्ड क्यों होते हैं। मेटल हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है जिनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव आइंस, के पॉजिटिव आइन के ऊपर कितना पॉजिटिव वाला चार्ज है। जैसे अगर मैं लिखूं Na तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? +1, ठीक है। और अगर मैं लिखूं कैल्शियम तो उस पर ज़्यादा होता है, उस पर +2 होता है। तो पहले तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव आइन के ऊपर चार्ज कितना है। दूसरा वो डिपेंड करता है कि वो जो एटम होगा उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाई ईच एटम, हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान मजबूत अट्रैक्शन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज मेटल आइन के दरमियान और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आइन मेटल आइन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके दरमियान मजबूत अट्रैक्शन होने की वजह से मेटल्स क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं। ये रीज़न था हार्ड होने का। अब हैवी होने का, मेटल के अंदर एटम आर क्लोजली पैक टुगेदर, एटम जो हैं ये क्लोजली पैक होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? देयर डेंसिटी इज इंक्रीज, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, विच मेक देम हैवी, जो इनको हैवी बना देते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। तो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस में आपके पास पहला क्वेश्चन है कि AlCl3 जो है ये वेपर फेज में, द फार्मूला ऑफ AlCl3 इन वेपर फेज क्या होता है? Al2Cl6 होता है वेपर फेज में, यानी ये डायमर की फॉर्म में पाया जाता है। तो इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें। तो ये इसकी बॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो एक एल्यूमिनियम है ना, ये जब 3 बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन के साथ AlCl3, तो अब यहाँ पे क्या होता है? दूसरे एल्यूमिनियम का एक क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना लेता है बॉन्ड, एल्यूमिनियम के एटम को स्टेबल करने के लिए, मॉलिक्यूल को, ये जो आपके पास है। और इधर वाला जो क्लोरीन है वो इधर वाले को दे देता है और ये दोनों इस तरह स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से ये डायमर की फॉर्म में होता है, ठीक है, 2 यानी मिले होते हैं ताकि ये दोनों ही स्टेबल हो जाएं। अकेला AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है। ये आपको पता है ना कि एल्यूमिनियम जो होता है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, तो वो 3 तो बॉन्ड बना लेता है, तो उसके कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। 3 उसके अपने, 3 दूसरे, 6 हो जाएंगे। तो 2 उसको फिर भी कमी होती है, तो फिर वो आपस में इस तरह ना क्लोरीन जो होता है वो अपने अपने लोन पेयर जो है वो शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और डायमर की फॉर्म में बन जाती हैं, ठीक है। तो यही आपने एक्सप्लेन करना है कि ईच एल्यूमिनियम एटम जो होता है NaCl3 वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और क्या करता है? एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किससे? क्लोरीन एटम से। और वो क्लोरीन एटम किसका? दूसरे AlCl3 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इस वजह से आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसको आप ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। किसके दरमियान? बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल है और ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान ये ब्रिज बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो ब्रिजिंग क्लोरीन एटम होंगे, यानी जो डोनेट कर रहे होंगे लोन पेयर, इधर से ये डोनेट कर रहा है लोन पेयर और यहाँ से ये डोनेट कर रहा है, तो ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं 2 एल्यूमिनियम एटम्स को, एंड स्टेबलाइज दी मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? स्टेबलाइज बना देते हैं।
आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड, जो रेत है उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें SiO2 का। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि सैंड जो है ये एक जेंट कोवलेंट मॉलिक्यूल है, एक बड़े साइज का कोवलेंट स्ट्रक्चर रखता है। इसकी शेप कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ईच सिलिकॉन एटम जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बना के 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है और कौन सी शक्ल बन जाती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है। और इसके बाद आपने हेडिंग लगानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, कि जो बॉन्ड होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत होता है और जो एटम होते हैं वो क्लोजली हेल्ड होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। इस वजह से सैंड इज़ हार्ड, रेत जो होती है वो हार्ड होती है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस नेटवर्क। इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि इसके अंदर ईच ऑक्सीजन एटम जो होता है ना इज शेयर्ड बिटवीन 2 सिलिकॉन एटम, वो 2 सिलिकॉन एटम्स के दरमियान शेयर होता है और इस तरह एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क बनता ही जाता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूल जो होता है वो जेंट स्ट्रक्चर में बन जाता है। ठीक है, यानी ये बॉन्ड कुछ इस तरह होता है सिलिकॉन और आगे ये बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन आगे बॉन्ड बना होता है सिलिकॉन के साथ, फिर आगे ऑक्सीजन, फिर आगे सिलिकॉन। इस तरह ये बॉन्ड एक आगे चलते ही रहते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। ये इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है इनसॉल्युबिलिटी। जो सैंड है डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड होता ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ तक कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना वो इसको तोड़ ही नहीं पाता। ठीक है, यानी हाइड्रेशन होती ही नहीं है, बिकॉज बॉन्ड आर टू स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसको ब्रेक ही नहीं कर पाता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काफ़ी लेंथी लेक्चर बन गया है, तकरीबन हमारे पास ये आधे घंटे के करीब पहुँच चुका है। तो इंशाल्लाह आपको सारी बुक के इस तरह लेक्चर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, MST Academy। थैंक यू फॉर वॉचिंग।